जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल संतोष राज मौजी पर। आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का विषय हिंदी का यानी कि सब्जेक्टिव सेंटअप एग्जाम का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ गए हैं। जी दोस्तों, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख लीजिए, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा, वीडियो का स्किप मत कीजिएगा और आंसर लिख लीजिए। एग्जाम हॉल में जाकर आप लोग छाप कर चलाइएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अभी तक अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपका रहेगा निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर निम्न प्रश्नों को उत्तर दे, यानी कि 2 अंकों का होगा। जो 5 को सवाल रहेगा टोटल 10 अंक का होगा, यानी कि एक में 5 सवाल रहेगा और जिसमें आपको देना है एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसको पढ़ लेना है तब आपको आंसर देना है। तो दोस्तों इसको पढ़कर तब आपको देखिए क्या क्या आंसर देना है, हम आप लोग को आंसर बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है व्यक्ति की प्रकृति की आधारशिला क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों, हो जाएगा आत्मनिर्भर प्रगति की आधारशिला। क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरता प्रगति की आधारशिला। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा उन्नति की दौर में सबसे आगे कौन रहता है। क्या कहता है? उन्नति की दौर में सबसे आगे कौन रहता है। चलिए इसका देखिए, इसका है जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य स्वयं करता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, वह उन्नति की दौर में सबसे आगे रहता है। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का हम आंसर कराएंगे, आप बस लो आप इस चैनल पर बने रहें। चलिए दोस्तों देखिए, कहता कौन व्यक्ति पिछड़ जाते हैं। क्या कहता कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति क्या होता है, पिछड़ जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कहता समाज एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है, यानी कि सामाजिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वावलंबी व्यक्ति समाज और मानसिक रूप से स्वस्थ एवं शक्तिशाली होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 5 नंबर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता उन्नति के शिखर पर कौन पहुंचता है। उन्नति के शिखर पर कौन पहुंचता है। चलिए इसका उत्तर है, इसका है आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। कौन पहुंचता है? आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। चलिए दोस्तों अब दूसरा नंबर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो आपको पहला मिला था, पहला क्वेश्चन वही सेम टू सेम है, इसको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको आंसर देना है। चलिए आंसर देख लेते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर। देखिए कहता बुनियादी शिक्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। क्या कहता बुनियादी शिक्षा को हम लोग किस नाम से जानते हैं। देखिए बुनियादी शिक्षा को हम लोग क्या बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा बुनियादी शिक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। तो चलिए दूसरा आंसर देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है। क्या कहता है बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है। देखिए बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से है जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों क्या कहता है हस्तशिल्पों का प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और धार्मिक क्या है आध्यात्मिक विकास करना है। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया। आप चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, टोटल 5 क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। आप लोग को यहीं से 20 नंबर मिल जाएगा। 1-2 क्वेश्चन बनाइएगा, 20 नंबर आसानी से उठा लीजिएगा। आप लोग एक अंक को उठाने की कोशिश कीजिए क्योंकि एक बूंद से घड़ा भरता है, आप लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। ये कहता बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया। क्या कहता बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया था। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। कौन किया था? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किया था। देखिए प्रश्न है चौथा नंबर, बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत हुई। क्या कहता बुनियादी शिक्षा से क्या जागृत हुई। तो बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। क्या हुआ था? पूरा राष्ट्र का देखिए, राष्ट्र का निर्माण हुआ, पूरा हर एक चीज़ का जागृत हुआ था बुनियादी शिक्षा से। बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातों कौन कौन है। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन है, आप अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है बुनियादी शिक्षा। क्या कहता है बुनियादी शिक्षा पद्धति की 3 बातें कौन कौन है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बुनियादी शिक्षा की पद्धति में 3 बातें इस प्रकार हैं। देखिए कौम है शिक्षा में उत्पादक कार्यकलाप, अर्थात कोई ऐसा विषय सिखाया जाए जिससे छात्र कुछ कमाई करने योग्य बन सके।
यानी कि कहता है शिक्षा में ऐसा कुछ कार्यकलाप बताया जा सके जिसमें छात्र कुछ कमाई कर सके। देखिए दूसरा जिसको ख बोलेंगे, देखिए ख है, कहता है पाठचर्चा का उत्पाद, यानी कि पाठचर्चा का उत्पादक कार्यकलाप और भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध। यानी कि पाठ चर्चा एवं उत्पादक, जो हमको पाठ में पढ़ाया जाएगा, जो हमारी क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, सामाजिक तौर पर हम पढ़ाएंगे, ताकि उससे क्या होगा, सामाजिक पर्यावरण से सहसंबंध रहेगा। यानी कि पर्यावरण से जो समाज में पर्यावरण होता है उसके संबंध से बने रहें। चलिए दोस्तों देखते हैं गवा नंबर क्वेश्चन। देखिए गवा नंबर क्वेश्चन है स्कूल तथा स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध। स्तु तथा क्या कहता है, स्कूल तथा स्थानीय समुदाय से घनिष्ठ संबंध आप लोग को हो गया। अब चलिए ख नंबर देखते हैं। देखिए ये ख नंबर क्वेश्चन है, ख नंबर भी सेम वही प्रोसेस है, इसको पढ़ना है, क्या करना है, इसको पढ़ना है और नीचे में आंसर देना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन का हम आंसर करा देते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तब जाकर समझिएगा। देखिए कहता सावित्रीबाई, क्या कहता सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का जन्म किस वर्ष हुआ था। देखिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ था। कब हुआ था, 3 जनवरी 1831 में। ज्योति फुले का क्या होता है, सॉरी दोस्तों, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में ईस्वी में हुआ था। कन्फ्यूजन में नहीं रहना, पूरा कन्फ्यूजन दूर हो गया है। किसी प्रकार के मन में सवाल हो तो कमेंट में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अब है सावित्रीबाई ज्योतिराव, क्या कहता है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले क्या थी, क्या कहता है, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले क्या थी। तो चलिए दोस्तों देखिए सावित्रीबाई ज्योतिराव, इसका आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारक एवं मराठी कवयित्री थी। यानी कि क्या थी ये, भारत की प्रथम महिला शिक्षक, यानी कि मैडम जिसको बोलते हैं शिक्षिका, यानी कि मैडम थी, और समाज सुधारक एवं मराठी कवयित्री थी। समाज को सुधारने वाली एवं मराठी कवयित्री, यानी कि जो कविता लिखते हैं उसको कवयित्री बोलते हैं। चलिए दोस्तों अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है, कहता किन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। क्या कहता, किन्हें आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत माना जाता है। तो दोस्तों चलिए इसका देख लेते हैं आंसर 3 नंबर का। देखिए सावित्री ज्योतिराव फुले को आधुनिक मराठी का क्या माना जाता है, काव्य का अग्रदूत माना जाता है। आप लोग के A to Z क्वेश्चन का आंसर होगा और सभी सब्जेक्ट का आंसर यहाँ मिल जाएगा सेंटअप का। आप लोग बस वीडियो में बने रहे। देखिए अब है 4था नंबर क्वेश्चन, कहता सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष पुणे में एक विद्यालय की स्थापना की। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ने किस वर्ष पुणे में एक विद्यालय की स्थापना की। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 1848 ईस्वी में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न ज्योतियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। समझ गए दोस्तों। अब चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, चलिए दोस्तों देखिए 55 है, कहता सावित्री फुले और महात्मा फुले, क्या कहता, सावित्री फुले और महात्मा फुले कितने नए विद्यालय खोलने में सफल हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सावित्रीबाई और महात्मा फुले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। दोस्तों गद्यांश खत्म हो गया, जिसमें आपको पर आंसर देना था वो खत्म हो गया। अब आ जाइए क्या चीज़ पर आ जाइए, अब लेखन पर, निबंध पर आ जाइए। दोस्तों निबंध जो है, एक निबंध आपका 10 नंबर का रहता है। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर देखिए, एक निबंध अगर लिखिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। कहता 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं को आधार पर लगभग 250 से 300 शब्दों में कहता है लिखने के लिए। जी हाँ दोस्तों 300 शब्दों में। तो एक क्वेश्चन आपको रहेगा जिसमें हम लिखा देते हैं। देखिए कहता पहले समय का महत्व, समय का महत्व क्या है, भूमिका, समय के सदुपयोग से लाभ, समय से दुरुपयोग से हानि, निष्कर्ष। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद कॉम हो गया वो। अब देखिए कॉम है छात्र और अनुशासन, भूमिका, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता से हानि, निष्कर्ष। अब देखिए गम है गणतंत्र दिवस, क्या है, गणतंत्र दिवस पर, भूमिका, गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गणतंत्र दिवस की महत्व, निष्कर्ष।
अब घौम है, देखिए दोस्तों घौम है स्वावलंबन, क्या है स्वावलंबन यानी कि स्वावलंबन यानी प्रारंभ, महता यानी कि महत्व, उपसंहार, क्या उपसंहार। तब है दोस्तों अंगवा नंबर में है सूखा, अंगवा नंबर में क्या है, अंगवा नंबर में सूखा जिसको हम बोलते हैं अकाल यानी कि आरंभ, सूखे का कारण, दुस्थिति, उपसंहार। दोस्तों हम इतना देख लिए हैं, तो हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। इसमें से आपको कहता है किन्हीं एक ही का निबंध लिखने के लिए, किन्हीं एक ही पर निबंध लिखिए 250-300 वर्ड में। देखिए यहाँ कहता है छात्र एवं अनुशंसा, क्या है छात्र एवं अनुशंसा का यह है, हम लेख लिखा देते हैं कि आपको दिखा देते। देखिए भूमिका क्या होगा, भूमिका है जीवन को आनंद पूर्व, क्या कहता है जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशंसा दोनों आवश्यक है। अनुशासन भी एक प्रकार की विद्या है। अपनी दिनचर्या को, अपने बोलचाल को, अपने रहन सहन को, अपने सोच विचार को, अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही अनुशंसा है। समझ गए दोस्तों अनुशंसा क्या है। अब देखिए छात्र जीवन में अनुशंसा का महत्व, छात्र के जीवन में अनुशंसा का महत्व क्या है। देखिए इसका अनुशंसा का महत्व, विद्यार्थी के लिए अनुशासित होना परम आवश्यक है। क्या कहता है विद्यार्थी के लिए अनुशंसा होना परम, अनुशासित होना परम आवश्यक है। अनुशासन से विद्यार्थी को सब प्रकार का लाभ ही होता है। अनुशासन से विद्यार्थी क्या होता है, सभी प्रकार के लाभ ही होता है। अनुशासन अर्थात निश्चित व्यवस्था से समय और धन की बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या निश्चित कर ली उसका समय व्यर्थ नहीं जाता है, वह अपने एक एक क्षण का समुचित उपयोग उठाता है। वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है, क्या करता है उस समय पर मनोरंजन भी कर लेता है तथा अध्ययन भी पूरा कर पाता है। इसके विपरीत अनुशासनहीन, क्या कहता है अनुशासनहीन छात्र आज का काम कल पर, कल का काम परसों पर टाल कर अपने लिए मुसीबत इकट्ठी कर लेता है। तो लोग देख लिए। चलिए छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व भी देख लिए। अब देखिए अनुशासन, क्या कहता है अनुशासनहीनता के कारण, अनुशासनहीनता के कारण क्या होता, देखिए कहता आज भारत के जीवन के, क्या कहता आज भारत के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासनहीनता है। आज का विद्यार्थी साशीघ्र सुख आराम की इच्छा रखता है। दूसरी बात, माता पिता द्वारा अच्छी तरह ध्यान नहीं देना, खराब संगत, समझ गए। अगर आप लोग को पास खराब संगत है, अगर आप लोग माता पिता का बात नहीं बनता है तो क्या है, अनुशासनहीनता के कारण है। अब चलिए सुधार का उपयोग, इसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं, सुधार का उपाय, इसको हम सुधार कैसे करेंगे। अनुशासन का गुण, क्या कहता है अनुशासन का गुण, देखिए सुधार का उपाय हम बता रहे हैं। अनुशासन का गुण बचपन में ही ग्रहण किया जाना चाहिए, अनुशासन का गुण बचपन में ही ग्रहण करना चाहिए, इसलिए इसका संबंध छात्र से है। विद्यालय की सारी व्यवस्था में अनुशासन और नियमों को लागू करने के पीछे यही बात है, यही कारण है कि अच्छे अनुशासित विद्यालयों के छात्र जीवन में अच्छे सफलता प्राप्त करते हैं। अनुशासन हमारी औच पौच जिंदगी को साफ तथा सुलझी हुई व्यवस्था देता है। इसके कारण हमारी शक्तियों केंद्रित होती है, हमारा जीवन उद्देश्यपूर्ण बनता है तथा हम थोड़े समय में ही बहुत काम कर पाते हैं। आप लोग समझ गए हो सुधार क्या उपाय है। अब चलिए देखिए उपसंहार है, क्या उपसंहार। अनुशासन का अर्थ बंधन नहीं है, इसका अर्थ व्यवस्था है। इसका अनुकरण करने में जीवन में सफल हुआ जा सकता है। समझ गए। आप चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है लेख, क्या है लेख है, क्या लिखना कहता है अपने प्रधानीय अध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक देखिए मंगवाने का निवेदन किया हो। यानी कि आपको कहता है आप अपने हेड मास्टर के पास एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय के लिए भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित एक पुस्तक का मांग करने के लिए बोल रहा है। आपको 5 नंबर की क्वेश्चन मिल जाएगा। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर मिल जाएगा। या अथवा में देखिए, अथवा में दूसरा दिया कहता मद्य निषेध के परिणाम पर 2 मित्रों के बीच के संवाद को लिखें। मद्य निषेध जो बिहार पुलिस की एग्जाम होता है मद्य निषेध, उसके ऊपर कहता लिखने के लिए। अब चलिए हम क्या करते हैं, प्रधानीय अध्यापक के पास लेख लिखते हैं। देखिए शुरू में आपको लिखना सेवा में,
यहाँ तो इतना डालना है। सेवा में अब किसके पास लिखना है, तो प्रधान्य क्या कहता है, प्राधान्याचार्य महोदय। आपको यानी कि हेड मास्टर के पास लिखना है, यहाँ प्राधान्याचार्य महोदय लिखना है। ठीक, अब क्या लिखना, विद्यालय का नाम लिखना है, सर गणेश दत्त उच्च माध्यमिक विद्यालय पटना, माध्यमिक विद्यालय पटना। अब यहाँ डाल दिए हैं। अब विषय क्या है आपका, यानी कि क्या चीज़ आप बोलना चाहते हैं हेड मास्टर को, वो चीज़ के विषय में बोल रहे हैं। देखिए विषय है विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक मांगने के संबंध में। समझ गए होंगे, विषय हो गया। अब देखिए अब महेश है, देखिए अब क्या क्या बोलना है, लिखना है। विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10 का छात्र हूँ, मैं हाजीपुर का निवासी हूँ, वहाँ से प्रतिदिन विद्यालय आना संभव नहीं है, अतः श्रीमान से सविनय आग्रह है कि विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तक मंगवाने की कृपा करे। इस कृपा के लिए मैं श्रीमान का सदैव आभारी रहूँगा, धन्यवाद। यहाँ तिथि लिख देना है, सेम टू सेम आपको उतार देना है दोस्तों, सेम टू सेम उतार देना है, आपको ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होगा। देखिए यहाँ तिथि लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ अपना नाम कक्षा लिख दीजिएगा, अनुक्रमांक यानी कि कितना क्रमांक है आपके क्लास में, रोल नंबर, उतना आपको यहाँ लिख देना है। अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में कहता देने के लिए, कितना में 20 से 30 शब्दों में, जिसमें आपको 5 दीजिएगा, 5 दूना 10, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन है, टोटल 10 मार्क। देखिए पहला क्वेश्चन है, तब विष के दांत शीर्षक पाठ में सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे हैं लिंग आधारित भेदभाव को लिखें। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए उत्तर है, सेन साहब के घर में 5 लड़कियां और 1 लड़का है। सेन साहब के घर में कितना, 5 लड़कियां और 1 लड़का है। कहने को सभी सेन साहब की संतान है, क्या कहता है, कहने के लिए सभी सेन साहब की संतान है, किंतु लड़कियां और लड़के के रहन सहन, शिक्षा, लाड प्यार में लिंग जनित बहुत विषमताएं हैं, यानी कि बहुत अवगुण भी है। लड़कियों को अलग तालीम, शिक्षा, बोलना चलना सिखाया गया है, किंतु खोखा के लिए इन सब की कोई सीमा नहीं है। लड़कियां जोर से हंसती नहीं, किसी चीज़ को तोड़ती फोड़ती नहीं, शाम का वक्त छोड़कर कभी खेलती भी नहीं, जबकि खोखा इन सब का अपवाद है। सेन साहब का कहना है कि वह इंजीनियर बनेगा, इसलिए अभी ठोक ठाक करना जरूरी है। इस तरह बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव व्याप्त था। आप लोग समझ गए हैं, यानी कि लड़की के लिए बहुत कड़ा अनुशासन बनाया गया था सेन साहब के घर में। यानी कि 5 लड़कियां था, जिसमें लड़की को शाम को बाहर नहीं निकाला जाता है, ना ही ज़्यादा हंसने के लिए बोला जाता था। यानी कि तरह तरह के जो हमारे समाज में होते हैं उस सारा चीज़ को सेन साहब ने मन में रखते हुए अपना बेटी को उस तरह का शिक्षा दे रहे थे। अब देखिए कहता है भारत की, दूसरा क्वेश्चन है, भारत की ग्राम पंचायत को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक मैक्स मुलर ने महत्वपूर्ण बतलाया है। चलिए इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है, अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूप, उनके महत्व और विशेषता के ज्ञान पाने वाले के लिए लेखक ने ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण बताया है। भारत की ग्राम पंचायत को लेखक ने स्थानीय शासन के अर्थ में लिया है। यही ऐसी प्रणाली है जिसमें ग्रामीण अपना शासन खुद करते हैं। तो आप लोग समझ गए। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, सारा सब्जेक्टिव का यानी सारा विषय का यहाँ सेंटर क्वेश्चन का आंसर कराया जाएगा। आप लोग बस अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन ही यहाँ पर दिया जाता है, फेक क्वेश्चन नहीं दिया जाता। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर है, लेखक गुणाकार, क्या कहता है, लेखक गुणाकार मूल्य ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो दोस्तों इसका देखिए उत्तर, कहता है लेखक ने संस्कृति, प्राकृतिक, गुजराती, बंगाली तथा ब्राह्मी लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। नागरी या नंद नागरी भी देवनागरी के समान है। समझ गए हो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अगला है संगीत भारती, क्या कहता, संगीत भारती में बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी। तो देखिए इसका आंसर, बिरजू महाराज का आवास दरियागंज, क्या कहता, बिरजू महाराज का आवास दरियागंज था।
यानी कि इनका आवास जो है दरियागंज था। वहाँ से प्रतिदिन 5 या 9 नंबर की बस पकड़कर संगीत भारतीय जाना होता था। वहाँ प्रदर्शन का अवसर कम मिला, फिर भी हाजिर रहना पड़ता था। आप लोग समझ गए। चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन, आप लोग चैनल पर बने रहे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, आपको हर एक प्रकार का लाभ मिलेगा। आप असंतुष्ट नहीं रहिएगा इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत खुशी महसूस कीजिएगा। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, कवि रेनर मारियल रील के किसको कैसा सुख देते थे। तो देखिए दोस्तों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के आधार पर लिखें। देखिए, कवि अपने कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम कर रही ईश्वर की कृपा दृष्टि को सुख प्रदान करता था। वह उसे चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घूमने का सुख देता था। समझ गए दोस्तों। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर टोटल क्वेश्चन का आंसर कराएंगे सभी सब्जेक्टिव का, आप लोग बस वीडियो में बने रहें। 6 नंबर है, अक्षर ज्ञान शीर्षक में अक्षर ज्ञान शीर्षक में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। चलिए, माँ बेटा की क कबूतर पढ़ना लिखना चाहता है, उसका क यानी कि पंक्तियों से नीचे उतर जाता है। कबूतर सीखने के क्रम में कबूतर की तरह इधर उधर फुदकने लगता है, अर्थात पढ़ने लिखने के क्रम में उसका हाथ इधर उधर चला जाता है। अक्षर ज्ञान से वंचित बच्चा माँ के मनोभाव को जानता है, न कि अक्षर को माँ से प्रेरित होकर बच्चा अक्षर बोध करता है। 6 नंबर का आंसर हो गया। चलिए 7 नंबर का आंसर देखते हैं। 7 नंबर का आंसर है, 7 नंबर का आंसर कबीर वीरेन डंकवाल किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कभी उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन जीने के लिए सुख भोग के सारे साधनों का संग्रह करने के बावजूद अपनी शोषण प्रवृत्ति का त्याग करना नहीं चाहते। कवि ने इन अत्याचारियों के माध्यम से देश के नेता अधिकारी पदाधिकारी आदि की ओर संकेत किया है कि ये भोली भाली जनता की सजनता का नाजायज लाभ उठाते हैं। ये किसी प्रकार के धनार्जन करके एक दूसरे से आगे निकलने के लिए व्यग्र रहते हैं। जनता अपनी जान देकर आर्थिक विकास में संलग्न रहती है और उच्च पद पर बैठे सत्ताधारी गरीबों का हक डका डालकर मौज मनाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे, गरीबों को जो है सत्ता मारकर बैठे रहते हैं हकदार का। 7 नंबर समझ गए क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर है, 8 नंबर देखिए, कवि प्रेम घन को भारत में भारतीय क्यों नहीं दिखाई पड़ती। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्यों नहीं दिखाई पड़ती है। कवि को भारत में भारतीय इसलिए नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि लोगों के आचार विचार खान पान वेशभूषा चाल चलन आदि में महान परिवर्तन हो गए हैं। आप लोग समझ गए हैं, आज के डेट में फैशन की दुनिया आ गया। इसके लिए पहले समय में जो भारतीय नारी होती थी वो कुछ अलग रहती थी, आज के डेट में कुछ अलग रहती है। इसके लिए प्रेम धन को क्या होता था नहीं देखा। देखिए आगे देखते हैं, लोग विदेश रंग में रंगने के कारण अपनी सभ्यता संस्कृति को भूल गए। लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो लोग हैं ना भारत के, वो क्या कर रहे हैं, यानी कि विदेशी रंग में रंगने के कारण अपनी सभ्यता संस्कृति को क्या किए, भूल गए हैं। यानी कि स्वदेशीपन का लोप हो गया। स्वदेशीपन जो मेरे देश में पाए जाते थे वो क्या हुआ, लोप यानी कि गायब हो गया, तथा अपने को भारतीय कहने में भी संकोच करने लगे। अंग्रेजी बोलना, अंग्रेज जैसा आचरण करना शान की बात मानते हैं। तात्पर्य की पराधीनता के कारण भारतीय अपने पूर्वज के गौरव को भूल गए हैं। समझ गए हैं दोस्तों, ये रियलिटी है। हमारे भारत में जो है पूर्वज के गौरव जो होते हैं उनको भूल गए हैं। इसके लिए देखिए आगे देखिए, जिस कारण उनका स्वाभिमान मर गया है, उनमें भारतीय के कोई भी लक्षण विद्यमान नहीं है। लोग चाटुकर स्वार्थ तथा हीन भाव से ग्रस्त हैं। इसलिए कवि को भारत में भारतीय नहीं दिखाई पड़ती है, नहीं दिखाई देती है। आप लोग समझ गए क्यों नहीं दिखाई पड़ती है।
फैशन के दुनिया में आकर विदेशी का अति अपना लिया है, इसके लिए कवि को नहीं दिखाई पड़ती है। चलिए आप 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था? क्या कहता है रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा गांव का जुआरी, लंपट और आवारा लड़का था। वह धन के लोभ में दही बेचकर आते समय मंगप्पा के साथ, क्या कहता मंगम्मा यानी कि मंगप्पा के साथ छेड़छाड़ किया करता था और उससे पैसे भी छटक लेना चाहता था। इतना ही नहीं, वह मंगम्मा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। आप लोग समझ गए रंगप्पा कौन था? आप चलिए देखते हैं क्या नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता सीता की, क्या कहता है देखिए दोस्तों, सीता की स्थिति बच्चों के किस खेल में मिलती जुलती थी? सीता का स्थिति बच्चों के खेल माई माई रोटी दे वाले खेल से मिलती थी। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कहता निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अनेक शब्द सीमा है 100, व्याख्या करने के लिए कहते हैं। अब देखिए व्याख्या है, 1 नंबर क्वेश्चन व्याख्या है। 1 नंबर है, अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। देखिए अब इसको हम व्याख्या कर देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित कहानी मछली शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसमें लेखक ने उछल कर मछली के भागने के बारे में अपना अनुभव प्रकट किया। अब देखिए लेखक का कहना है कि एक बार छोटी सी मछली हाथ से फिसलकर स्नान घर की नाली में चली गई थी। लाख प्रयास के बाद अब मछली नहीं मिली, तो जहां घर की नाली बड़ी नाली से मिलती थी वहां जाकर मछली पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन गंदे पानी की वजह से मछली दिखाई नहीं दी। तब दीदी ने बताया कि मछली इस नाली से शहर की बड़ी नाली में चली जाएगी, फिर इससे मोहर नदी में चली जाएगी। इसी कारण लेखक कहता है कि यदि बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर पुनः भाग जाती और इस कारण उन्हें पिता का कोपभाजन होना पड़ता, यानी कि कोपभाजन होना पड़ता। गलती की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए बाल्टी आधी खाली करके झोले की मछलियों को उसमें डाल